वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। कैसी पढ़ाई चल रही है बायोलॉजी की? मन लगाकर पढ़ रहे हैं? तैयारी चल रही है मेडिकल के, या 12th क्लास में जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं? फिर तो आपको मेडिकल का ही तैयारी करना होगा। तो अब तक से जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी हम लोग माइक्रोस्पोर आया था कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो म्यूसिस डिवीजन हुआ था, उस म्यूसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो माइक्रोस्पोर बना, जिसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रोस्पोर के बारे में कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, कि माइक्रोस्पोर में कौन कौन भाग होते हैं, उसका क्या रूल, क्या वो भूमिका निभाते हैं, और किस तरह से मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अपना काम करते हैं। ठीक है, तैयार होइए। हाँ, तो देखिए, जो पोलन ग्रेन्स हम लोग प्राप्त किए थे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो यहाँ मैंने क्या किया है कि ये पोलन ग्रेन्स है। ये पोलन ग्रेन्स जो है 2 लेयर में बटा हुआ है। पोलन ग्रेन्स जो है चारों ओर से 2 लेयर से घिरा हुआ रहता है। इसका जो बाहरी लेयर जो होता है उसे एग्जाइन कहा जाता है, और एग्जाइन जो बाहर का जो लेयर होता है वो हार्ड होता है और थिक लेयर होता है। ठीक है, और यह एग्जाइन जो है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये जो स्पोरोपोलेनिन क्या होता है कि ये मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, काफी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो स्पोरोपोलेनिन जो होता है काफी, ये ऊपर का जो लेयर काफी थिक होता है और ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, और साथ ही साथ इसमें इतनी क्षमता होती है कि इसको कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं किया कर सकता है। मैंने क्या लिखा है कि नॉट डाइजेस्टेड बाय एनी एंजाइम। तो ये 2 बातें याद रखिएगा कि मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल जो स्पोरोपोलेनिन होता है, जो एग्जाइन लेयर जो होता है काफी थिक लेयर होता है, हार्ड होता है, और यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, ये मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और इसको किसी भी एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये बातें याद रखिएगा। और क्वेश्चन आता भी है कि एंजाइम किस चीज का बना होता है, तो यहाँ पर इस बात को आप इसको याद रखिएगा। और इसके अंदर का जो लेयर होता है इंटाइन, जो काफी थिन होता है, ये लेयर जो होता है थिन होता है, और यह सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। ये पेक्टिन है, पेक्टिन। तब इसको हम कह सकते हैं पेक्टोसेलुलोज। क्वेश्चन ऐसे करके भी आ जाएगा कि इंटाइन किसका बना होता है, तो पेक्टोसेलुलोज का, मतलब कि सेलुलोज एंड पेक्टिन को हम एक साथ मिला करके पेक्टोसेलुलोज भी कह सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि किस चीज का बना होता है कौन, वहां याद रखिएगा। और स्पोरोपोलेनिन एग्जाइन के लिए और इंटाइन के लिए याद क्या रखना है कि सेलुलोज एंड पेक्टिन, मतलब कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और याद रखिए कि एग्जाइन का कुछ किनारा जो कुछ भाग जो होता है ऐसा होता है कि जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, वो रीजन कौन होता है, जर्मपोर होता है। तो याद रखिए, पोलन ग्रेन्स के 2 लेयर होते हैं। बाहरी लेयर को कहते हैं एग्जाइन, और एग्जाइन जो होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और ये मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और किसी भी एंजाइम के द्वारा इसे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। और उसके भीतर का जो लेयर होता है उसे इंटाइन कहते हैं, और जो इंटाइन जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, मतलब पेक्टोसेलुलोज कह सकते हैं, और वो थिन लेयर होता है। और एग्जाइन के कुछ भाग ऐसे जगह होते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, उस रीजन को हम लोग जर्मपोर कहते हैं। और उसी जर्मपोर से होकर के जब कभी इस इंटाइन में आगे बताएंगे अभी कि इंटाइन में से आगे चल करके एक इंटाइन से में जब उभार होता है, तो यही इसी जर्मपोर के रास्ते से होकर के बाहर आता है, वो पोलन ट्यूब बनाता है जिसके अंदर मेल गैमेट दिखाई देता है। तो अभी जो ये डायग्राम है इस पर आप ध्यान दीजिए, और इसके बारे में मैंने क्या लिखा है कि द सेल वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। अब ये सेल वॉल जो है जो 2 लेयर में बटा हुआ है, इसको एक अलग नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं स्पोरोडर्म। याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन्स का जो सेल वॉल होता है उस सेल वॉल को हम स्पोरोडर्म कहते हैं। अब इस स्पोरोडर्म के 2 भाग होते हैं। बाहरी लेयर जो होता है, जो बाहर का जो लेयर है उसे क्या कहते हैं, एग्जाइन लेयर कहते हैं, जो आउटर लेयर है, और भीतर वाला जो लेयर है उसे इंटाइन कहते हैं। थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, ई छूट गया है तो हम यहाँ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाइन जो बाहर का लेयर जो होता है आउटर होता है, और इंटाइन जो होता है भीतरी लेयर होता है। तो स्पोरोडर्म
पोलेन ग्रेन्स के सेल वाल का नाम क्या है? स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म के दो भाग होते हैं, उसके बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? एक्जाइन। उसके भीतरी लेयर को क्या कहते हैं? इंटाइन। मतलब कि पोलेन ग्रेन्स के स्वयं दो लेयर होते हैं और पोलेन ग्रेन्स के जो सेल वाल होता है वो दो भाग में तो बटा ही बटा है, लेकिन उस सेल वाल को सम्मिलित रूप से स्पोरोडर्म कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इधर, द आउटर थिक कोट इज कॉल्ड एक्जाइन। ये बाहर का जो थिक कोट लेयर जो है उसे क्या कहते हैं? एक्जाइन। एंड इनर थिन कोट इज कॉल्ड इंटाइन। और इसके भीतर वाला जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? इंटाइन, जो थिन होता है। फिर मैंने क्या लिखा है कि द एक्जाइन हैज एन अपर्चर। एक्जाइन के पास अपर्चर होता है वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया। हर जगह इसके एक्जाइन के हर जगह लेयर में स्पोरोपोलेनिन होगा, लेकिन एक ऐसा जगह जहां पर एक्जाइन में मतलब कि अपर्चर दिखाई देगा उस जगह पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा। बात समझ गए ना? उसे क्या कहेंगे? जर्मपोर। जिस जगह पर एक्जाइन के जिस जगह पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है उस रीजन को क्या कहते हैं? जर्मपोर। क्लियर? तब सुनिए पहले बात, ये पोलेन ग्रेन्स के पास न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस से पोलेन ग्रेन्स का न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है। जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होता है तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। एक भाग इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है जो साइज में बड़ा होता है, और दूसरा जो होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है जो साइज में छोटा होता है। और ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है उसी साइटोप्लाज्म में जेनरेटिव न्यूक्लियस तैरता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, उसके सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे। जेनरेटिव न्यूक्लियस है, उसके सेल को जेनरेटिव सेल कहेंगे। तो जो वेजिटेटिव सेल है उस वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसी साइटोप्लाज्म में जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है आगे चलकर यही जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो मेल गैमीट का निर्माण करता है। तो अधिकांश जो पोलेन ग्रेन्स जो होते हैं दो सेल स्टेज में ही, दो सेल स्टेज आता है तो उसी में मतलब कि 60% अबाउट 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा देखा गया है कि पोलेन ग्रेन्स सेट हो जाते हैं, मतलब कि बाहर निकल जाते हैं दो सेल स्टेज में। लेकिन जब ही जेनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो दो मेल गैमीट बन जाता है और वो दोनों मेल गैमीट पोलेन ट्यूब के अंदर आएगा। आगे चल करके मैं बताऊंगा, अभी आप इतना जानिए कि ये दो भाग में डिवाइड हो गया। एक का नाम होगा छोटा वाला को जेनरेटिव न्यूक्लियस, बड़ा वाला को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। याद रखिएगा कि इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस को मैंने यहाँ लिख दिया है ब्रैकेट में कि स्मॉल होता है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये पूरा वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा एरिया में होता है, इसी में फ्लोट करते हैं। दोनों को हम साइड कर दिए। ये छोटा वाला भाग जो है ये जेनरेटिव न्यूक्लियस है और ये वाला जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। पूरा इसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल का जो ये साइटोप्लाज्म भरा होता है उसी के अंदर ये फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा। इसको हम साइड करके दिखाए हैं कि छोटा वाला जेनरेटिव है और बड़ा वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। क्लियर? तो इतना नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि जो पोलेन ग्रेन्स है, जो पोलेन ग्रेन्स के जो दो लेयर आपने देख लिया और इसके बाद में वेजिटेटिव और जेनरेटिव दोनों न्यूक्लियस को देख लिया, तो ये मैंने एक बताया कि 60% ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं। कल मैंने लिखा है कि इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलेन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल स्टेज। जहां पर वेजिटेटिव और जेनरेटिव न्यूक्लियस जो बनता है, जो दो भाग में जब डिवाइड होता है तो वहीं पर मतलब कि पोलेन ग्रेन्स निकल जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है 60% एंजियोस्पर्म। लेकिन बाकी जो 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, मैंने लिखा है कि इन रिमेनिंग स्पेसीज, मैंने 40% स्पेसीज जो है जेनेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू give rise to the two male gamete before pollen grains are set। कहने का मतलब है कि पोलेन ग्रेन्स को बाहर निकलने से पहले सबसे पहले जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो दो भाग में डिवाइड करता है। तो जब दो भाग में डिवाइड करता है और 3 सेल स्टेज प्राप्त हो जाता है, तो 3 सेल स्टेज प्राप्त होने के बाद बाकी जो 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा देखा गया है कि 3 सेल स्टेज प्राप्त करने के बाद पोलेन ग्रेन्स निकलते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैंने अंत में लिखा है कि पोलेन इज सेड एट 3 सेल स्टेज। इस बात को याद रखिएगा कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा देखा गया है कि पोलेन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं कब?
2 सेल स्टेज में, लेकिन रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 3 सेल स्टेज प्राप्त कर लेता है। और 3 सेल स्टेज कब प्राप्त होता है? जब मेल गैमेट, जब जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करता है और डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट प्राप्त करता है, तो वहां पर जब 3 सेल स्टेज में आता है तो उसी पीरियड में पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। ऐसा 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है। मैंने यहाँ दिखाया है कि ये जो पोलन ग्रेन्स है, तो पोलन ग्रेन्स के जो बाहरी लेयर है उस बाहरी लेयर को एक्जाइन कहते हैं और भीतरी लेयर को क्या कहते हैं? इंटाइन। तो ये इसका डिस्टल इंड होता क्या है कि ये इंटाइन में उभार निकलता है, ऐसा आउट ग्रोथ निकलता है। उसके अंदर के जो लेयर है, इस लेयर में आउट ग्रोथ निकलता है। और जो जैसे ही आउट ग्रोथ निकलता है तो एक्जाइन का जो जर्मपुर है, इस जर्मपुर काफी वीक होता है और वहां पर चूंकि कोई रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं मिलता है, स्पोरोपोलिन भी नहीं है, और उसी जर्मपुर के रास्ते से इंटाइन से निकलता हुआ उभार जो है इस जर्मपुर के रास्ते से निकल करके आगे एक नली की तरह बाहर आ जाता है। अब इसी नली को हम लोग क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहते हैं। इसी नली को हम क्या कहे? पोलन ट्यूब कहे। तो ये पोलन ट्यूब कहां से बना? ये इंटाइन बाहर में निकल जाता है, जर्मपुर के रास्ते से बाहर आ जाता है, जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। और ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके जो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, तो ये दोनों मेल गैमेट कहां दिखाई देता है? पोलन ट्यूब के अंदर दिखाई देता है। पोलन ट्यूब का जो डिस्टल एंड है, देखिए ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के डिस्टल इन पर दोनों मेल गैमेट दिखाई देता है, नॉट इन प्रॉक्सिमल ट्यूब। प्रॉक्सिमल इन पर नहीं दिखाई देता है, बल्कि डिस्टल इन पर दिखाई देता है। ये जो प्रॉक्सिमल पोर्शन ऊपर वाला भाग होगा, नीचे वाला भाग डिस्टल इन हो गया। तो ये दोनों मेल गैमेट कहाँ दिखाई देता है? 2 मेल गैमेट दोनों डिस्टल इन पर दिखाई देते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो मेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और उसमें जो एक्शन होता है एमोबॉयड एक्शन होता है। क्योंकि इसमें ना कोई सिलिया है ना कोई फ्लैजिला है, तो ये तो मोटाइल होगा नहीं। तो याद रखिएगा, चूंकि ये ट्यूब के अंदर होता है, इसमें मोटिलिटी नहीं होती है, ये नॉन मोटाइल होता है और ये एमोबॉयड फंक्शन को रखता है। तो समझिए इस बात को कि पोलन ग्रेन्स, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर एंड पोलन ट्यूब इज फॉर्म as an outgrowth of intine through germ pore in exine. This is called germination of pollen grains. कहने का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के सरफेस पर जर्मिनेट होता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के समय क्या होता है कि जो इंटाइन जो होता है, इंटाइन जो भीतरी लेयर जो थिन होता है, उसमें आउट ग्रोथ निकलता है। और वो आउट ग्रोथ क्या होता है कि एक्जाइन के जर्मपुर के रास्ते से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के एक ट्यूब जैसी रचना बनाता है और उसी ट्यूब को पोलन ट्यूब कहते हैं। और जैसे ही वो जेनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, वो दोनों मेल गैमेट कहाँ दिखाई देता है? इसी पोलन ट्यूब के अंदर दिखाई देता है। और एक बात लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि वेजिटेटिव, ये टी है, याद रखिएगा कि वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट इन पोलन ग्रेन्स और इन पोलन ट्यूब। वो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो बना था, जो पोलन ग्रेन्स के न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद एक जेनेटिव न्यूक्लियस और दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो फर्दर डिजनरेट कर जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। सिर्फ जेनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। जेनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली फॉर्मिंग 2 मेल गैमेट एट द डिस्टल एंड ऑफ पोलन ट्यूब, नॉट एट द प्रॉक्सिमल एंड। याद रखिएगा, वो प्रॉक्सिमल इन पर नहीं दिखाई देगा दोनों मेल गैमेट, बल्कि कहाँ दिखाई देगा? वो डिस्टल इन पर। तो अगर इस बात को समझ गए तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए जर्मपुर निकल करके बाहर आया है, यहाँ 2 मेल गैमेट दिखाई देता है इसके डिस्टल इन पर। ये पोलन ट्यूब है जो जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के फलस्वरूप पोलन ट्यूब जो बना है, ये इंटाइन बाहर में उभार निकल करके जर्मपुर के रास्ते से निकल करके एक ट्यूब जैसी रचना बनाया, जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। इस पोलन ट्यूब के डिस्टल इन पर दोनों मेल गैमेट दिखाई देते हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिजनरेट कर जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग को वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, वो डिजनरेट कर जाता है। सिर्फ जेनेटिव न्यूक्लियस फर्दर जो है आगे चल करके फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा। उसके दोनों मेल गैमेट जो है, एक मेल गैमेट क्या करेगा कि एक फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है एक से फ्यूज करेगा। जो याद रखिएगा कि जो आगे वाला जो होता है, इसमें मेल गैमेट में जो आगे वाला है वो फर्स्ट मेल गैमेट है और पीछे वाला जो उसको सेकंड मेल गैमेट कहते हैं। यही आगे वाला मेल गैमेट जो होता है वो एक से फ्यूज करेगा, जो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एग होगा उसी एक से फ्यूज होगा। और सेकंड मेल गैमेट जो पीछे वो क्या करेगा कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। जब वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो ट्रिपल फ्यूजन बनाएगा। और ये फर्स्ट मेल गैमेट जो आगे है जो एक से फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और ये बात हम वीडियो फर्स्ट में, लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया है, उसको जाकर के देख लीजिएगा और इसको बढ़िया से नोट कीजिए और इसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है।
हाँ तो देखिए पोलन ग्रेन्स के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देखें क्या है। मैंने लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। लास्टली हम लोग इसके महत्व पर विचार करें कि आखिर पोलन ग्रेन्स से क्या महत्व है। तो देखिए कि दे कंटेन मेल गैमेट। मेल गैमेट तो होता ही है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था कि उसमें 2 मेल गैमेट होता है, जो कि जेनेरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जो पोलन ट्यूब में चलाता है। पोलन ट्यूब के डिस्टल इन पर 2 मेल गैमेट दिखाई देता है। आगे वाला जो सबसे आगे वाला है वो फर्स्ट मेल गैमेट कहलाएगा, और पीछे वाला जो होता है वो सेकेंड मेल गैमेट कहलाएगा। तो आगे वाला जो पहला जो है फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है वही जाकर के एक से फ्यूज करता है। वो जो इम्ब्रियो सेक, जब हम फीमेल वाला जो इसका पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें जब इम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेंगे और उस इम्ब्रियो सेक के अंदर में हम एंटीपोडल और माइक्रोपाइलर रीजन की ओर एक सेल और साइनरगिड्स और सेकेंडरी न्यूक्लियस उसके सेंटर में जब सारा भाग जब दिखाएंगे तो उस समय यही मेल गैमेट जो फर्स्ट मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब के अंदर था वही जाकर के एक से फ्यूज करेगा, जिस विधि को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जो उसके और एक मेल गैमेट जो उसके अपर पार्ट में दिखाई देता है, जो दोनों जो एक लाइन में जो आ जाता था, तो उसके पीछे वाला जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के ट्रिपल फ्यूजन में भाग लेगा। तो पहले तो हमने देखा कि पोलन ग्रेन्स के अंदर जो जेनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर के मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा ही। वो तो आप देखिए, तो दे कंटेन मेल गैमेट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट को ये रखता है। ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात मैंने क्या लिखा है कि दिस आर न्यूट्रिएंट रिच, इसमें न्यूट्रिएंट रिच होता है एंड दस आर टेकन एज फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट के लिए हमको इसको उपयोग करते हैं। और तीसरी बात क्या लिखा कि पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल। याद रखिएगा इस लाइन को, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अभी मैंने देखा कि जो पोलन ग्रेन्स के जो बाहरी लेयर जो होता है, जो ये एक्जाइन होता है, उस एक्जाइन में क्या होता है कि स्पोरोपोलेनिन होता है। और वो स्पोरोपोलेनिन के चलते क्या होता है कि अब इस पोलन ग्रेन्स को हम लोग एक फॉसिल के रूप में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो याद रखिए इस बात को कि पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसको अंडरलाइन कीजिए। और चौथी बात क्या है कि पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर। पोलन ग्रेन्स को हम लोग स्टोर करते हैं फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री टेम्परेचर पर, और टू बी यूज लेटर इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। बाद में इसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी यूज करते हैं, लेकिन इस पोलन ग्रेन्स को हम लोग स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सी पर। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन्स को हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग स्टोर करके रखते हैं एट -196 डिग्री टेम्परेचर। बाद में जाकर के इसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो विधि है, जो पोलन ग्रेन्स को -196 डिग्री टेम्परेचर में स्टोर करने की जो विधि है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। नोट कर लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, इसकी विएबिलिटी क्या होता है पोलन ग्रेन्स का, तो इन सीरियल्स, खास करके सीरियल में देखा गया है कि व्हीट और राइस में ये आधा घंटा के लिए, ठीक ना, हाफ आवर्स के लिए इसकी विएबिलिटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे फैमिली जैसे लेगुमिनेसी फैमिली या रोजेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, भाई याद रख लीजिएगा इसको। लेगुमिनेसी फैमिली में जो लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं, जैसे इसमें जो होता है, जैसे आपको चना जो होता है, जैसे ये सब मटर वगैरह ये सब होता है इसमें लेगुमिनेसी फैमिली में। उसी तरह से रोजेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, इन तीनों फैमिली में ऐसा देखा गया कि अनेकों मंथ तक पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी होती है। तो याद रखिएगा कि सीरियल में कितना होता है, व्हीट और राइस के केस में हाफ आवर्स, लेकिन इन केस ऑफ लेगुमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी फैमिली इट्स विएबिलिटी अप टू मेनी मंथ, अनेकों महीने तक। और लास्ट हमारा क्या पोर्शन है, याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन्स ऑफ पार्थेनियम का जो पोलन ग्रेन्स जो होता है, जिसको कैरेट ग्रास के नाम से जाना जाता है, ये एलर्जिक होता है और बहुत सारे पीपल के लिए एलर्जिक होता है। और ये रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर करता है, जैसे ब्रोंचाइटिस और अस्थमा में भाग लेता है। ये ब्रोंचाइटिस कर सकता है, अस्थमा की बीमारी, दमा की बीमारी कर सकता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर का पोलन ग्रेन्स जो होता है एलर्जेन का काम करता है, मतलब ये रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर होता है। और खास करके किसमें देखा गया है, याद रखिएगा, पार्थेनियम, IMP क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया है कि आ भी सकता है मेडिकल में, कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। तो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास क्या होता है, ये पहले दूसरे देश में था, उसको क्या हुआ
कि हीट के साथ कंटामिनेट होकर के ये हमारे इंडिया में चला गया और इंडिया में आज आकर के क्या किया है कि ये एलर्जी कॉज करना शुरू हो गया। और इससे जो एलर्जी जो उत्पन्न होता है खास करके रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर उत्पन्न करता है। और खास करके रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर में याद रखिएगा कि यह जो यहाँ मैंने लिखा है कि आस्थमा एंड ब्रोंचाइटिस, मैंने क्या लिखा है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ पार्थेनियम एंड पैरेट ग्रास आर एलर्जिक होता है टू फॉर सम पीपुल which causes respiratory disorders like asthma and bronchitis। तो अस्थमा और ब्रोंचाइटिस जैसे बीमारी को ये उत्पन्न करता है, एलर्जी करता है। खास करके कुछ लोगों में ऐसा एलर्जी उत्पन्न करता है। ये पार्थेनियम जिसको पैरेट ग्रास के नाम से जाना जाता है, ये इंडिया में लाया गया, वीट के साथ कंटामिनेटेड होकर के मेरे देश में आया और जाकर के पुनः ये एलर्जी उत्पन्न करना शुरू हुआ और जिससे हमारा रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर उत्पन्न हुआ। खास करके ब्रोंचाइटिस और अस्थमा जैसे बीमारी को ये उत्पन्न करता है। तो ये सारी बात पोलन ग्रेन्स के लिए हो गया। तो ये सारा बात अगर समझते हैं तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ये कहीं कहीं कंपटीशन में आ सकता है। ये पहली बात है कि यहाँ पर देखिए कि फॉसिल के रूप में प्रिजर्व किया जाता है पोलन ग्रेन्स को, तो अस्पोरोपोलिन के कारण होता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ देखिए कि क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं इसको, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर स्टोर करके रखा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि पोलन ग्रेन्स को किसमें स्टोर करके रखा जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, -196 डिग्री टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। कुछ पोलन ग्रेन्स की विजिबिलिटी होती है, सीरियल के केस में कितने समय की विजिबिलिटी होती है। खास करके कुछ फैमिली का नाम दिया है जो लेगुमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी फैमिली में इसकी विजिबिलिटी कितनी होती है, मेनी मंथ होता है। और लास्ट बात मैंने क्या बताया था कि पोलन ग्रेन्स जो एलर्जी उत्पन्न करता है और खास करके पार्थेनियम और पैरेट ग्रास ऐसे प्लांट होते हैं जो खास करके जब हमारे इंडिया में वीट के कंटामिनेशन के बाद जब आया तो एलर्जी उत्पन्न करना शुरू कर दिया और अस्थमा और ब्रोंचाइटिस जैसे बीमारी उत्पन्न किया। तो याद रखिए सारा कहानी आपके दिमाग में हम सेट कर दिए हैं और इसको उतार लेना है। बाकी सब बात हम समझा दिए हैं, ठीक है। अगर आप समझते हैं तो आप हमको कुछ इंडिकेट कीजिएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कमेंट करके बोलिएगा। बाकी हम आगे भी बताएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। हाँ तो ठीक है, हम आगे भी इसके आगे ले चलेंगे। अभी जो मेल का जो पोर्शन जो था, जो हमने जो बताया था आपको कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो जिस तरीके से मेल का जो पोर्शन था कि स्टामेन था, माइक्रोस्पोरोफिल बताया, माइक्रोस्पोरोफिल के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद मैंने बताया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण किया। ठीक उसी तरह से अब फीमेल पोर्शन जो होता है, जहाँ से हम अब कार्पेल से शुरू करेंगे आगे चल करके, फिर कार्पेल से अब उसी तरह से हम लेकर चलेंगे मेगास्पोरेंजियम, फिर मेगास्पोर मदर सेल, और वहाँ से मेगास्पोर बनाएंगे। अब जब मेगास्पोर बन जाएगा तो एक तरफ माइक्रोस्पोर फिर मेगास्पोर, उसके बाद पोलिनेशन की क्रिया होगी और पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे। जितना फर्स्ट वीडियो में सारा जो उसका जो लाइफ स्टोरी मैंने लिख करके एक जगह दिखा दिया, सारा क्या चीज़ बारी बारी से मैं बताऊंगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मैं हूं तो आपका हर समस्या का समाधान कर दूंगा, ठीक है। तब तक से हमें विश्राम दीजिए और याद रखिएगा कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, चलिए।